गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू सिलेबस बी की एक और असाइनमेंट करने जा रहे हैं, पेपर टू की। पेपर टू उर्दू सिलेबस बी जो है वो 1.5 घंटे यानी 1.5 आवर्स का पेपर होता है, और उसमें जो सवाल नंबर 1 होता है वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि फिक्रे को आपने उसको किसी और लेके जाना होता है, उसको शेप उसकी चेंज करनी होती है, उसको कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें आप बच्चों के लिए एक आसानी ये होगी कि एक मिसाल आपको पहले दी गई होगी, उस मिसाल को आपने अच्छे से पढ़ना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको 5 जो है वो फिक्रे दिए जाएंगे जिनको आपने ट्रांसलेट करना है। इस सवाल के 5 नंबर होते हैं। तो आए इसका कुछ हम करते हैं प्रैक्टिस। ओ लेवल उर्दू के नए निसाब के मुताबिक जुमलों की साख्त में तब्दीली कवायद का एक हिस्सा है। दिए गए जुमले के मायने या मफहूम को बरकरार रखते हुए उसे दोबारा तश्कील देना होगा, जैसे कि दी गई इमसाल में बताया गया। इमसाल मिसाल की जमा होती है। तो ये देखें, मिसाल यहाँ पे दी हुई है, ये हलवा मेरी अम्मी ने बनाया है, और उसको उसने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है कि ये हलवा मेरी अम्मी का बनाया हुआ है। तो अब हम इसके मुताबिक 5 फिक्रे जो है वो ट्रांसलेट करने लगे, क्योंकि इस सवाल में 5 फिक्रे आते हैं और हर फिक्रे का 1 नंबर होता है। यह सवाल 5 नंबर का होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। गर्मी में बर्फ पिघलने से दरियाओं में पानी की मिकदार बढ़ जाती है, और उसको आपने ट्रांसफॉर्म इस तरह करना है, दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफा गर्मी में बर्फ पिघलने से होता है। तो दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफा गर्मी में बर्फ पिघलने से होता है। दूसरा फिक्रा है, सिकंदर आजम की वजह शोहरत उसकी फौजी फतूहात थी। सिकंदर आजम फौजी फतूहात की वजह से मशहूर था, क्योंकि था में पास में सेंटेंस है, तो आपको पास में रखना है, क्योंकि जो हमने मिसाल पढ़ी है उसके मुताबिक हमने चलना है कि उसका मफहूम वो चेंज करने को हमें नहीं कह रहा। कोई मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। चौथा फिक्रा है, जमीन की कशिश का असूल सर आइजक न्यूटन का दरियाफ्त करदा है। सर आइजक न्यूटन ने जमीन की कशिश का असूल दरियाफ्त किया। दीवारे चीन वो अजूबा है जो खला से भी सतह जमीन पर नजर आता है। खला से भी सतह जमीन पर दीवारे चीन के अजूबे को देखा जा सकता है। क्योंकि आपने जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हैं, आपने उन्हीं अल्फाज को जरूर इस्तेमाल करना है, मफहूम उसका तब्दील नहीं करना। तो इसकी आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके वो आपने करनी है, क्योंकि ये पेपर देखने में आसान है लेकिन इसमें ए ग्रेड लेना मुश्किल है। सो इसमें टेक्निकलिटीज हैं विच यू हैव टू फॉलो। उर्दू सिलेबस बी पेपर नंबर 2 के अंदर जो सवाल नंबर 2 होता है बेटे, वो मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज होता है। क्लोज पैसेज कहते हैं खाली जगह पुर करने को। जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पैराग्राफ होता था और आप उसको खाली जगह पुर करते होते थे, पीछे से देख देख के पूरे पैराग्राफ को, यानी सबक को देख देख के आप उसको कंप्लीट करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स के पैराग्राफ को। चीज यही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये किया होगा कि इसने आपको किसी एक ब्लैंक स्पेस के अंदर 4 ऑप्शंस दे देता है। ये उन 4 लफ्जों में से कोई सा एक लफ्ज ठीक होगा जो कि उस ब्लैंक स्पेस में फिट होता है। अब जैसे सवाल नंबर 1 दरअसल 5 फिक्रों का था, तो अब इस पैराग्राफ की नंबरिंग वो नंबर 6 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 फिक्रे वो कर चुके हैं। तो कैम्ब्रिज का ये पैटर्न होता है कि 5 के बाद अगली नंबरिंग 6। तो ये जो क्लोज पैसेज आपके पास होगा, इसके अंदर 10 खाली जगह होंगी और हर खाली जगह 1 नंबर की होगी। तो इस तरह से ये सवाल 10 नंबर का बन जाएगा। और इसका तरीका क्या होगा कि पहली फिल इन द ब्लैंक्स जो उस पैराग्राफ के अंदर होगी, वो अभी आपको बताया कि नंबर 6 से वो जो है वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अब 6 लिखा होगा, अगली ब्लैंक स्पेस पे उसने 7 लिखा होगा, उससे अगली ब्लैंक स्पेस पे 8, और इस तरह से आगे चलते हुए ये टोटल 10 खाली जगह होंगी उस पैराग्राफ के अंदर।
अच्छा, अब जो 6 को आपने फिल करना है, क्योंकि एक जो पहली ब्लैंक है उसके अंदर उसने 6 लिखा हुआ है। अब उसने क्या किया होगा कि पैराग्राफ के एंड पे 6 लिख के, नंबर लिख के, उसके नीचे 4 लफ्ज लिखे होंगे। जस्ट लाइक जैसे आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या बिजनेस स्टडीज का, या इकोनॉमिक्स के पेपर में एमसीक्यूज का पेपर आता है ना, कि एक सेंटेंस होता है और नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं एंड यू हैव टू टिक द राइट वन। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने उर्दू का पेपर भी पैटर्न बना दिया है। तो आपको उन 4 लफ्जों में से किसी एक लफ्ज को टिक करना होगा कि जी ये नंबर 6 में जाके फिट होना है। इसी तरह से आपने फिर पैराग्राफ को आगे पढ़ना है, और फिर 7 की जो ब्लैंक स्पेस आएगी एंड ऑफ द पैराग्राफ पे नंबर 7 लिख के उसने फिर 4 लफ्ज आपको दे दिए होंगे। तो आपने उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हुए उन 4 लफ्जों में से किसी एक लफ्ज को आपने टिक करना होगा कि जी ये नंबर 7 में जाके फिट होगा, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से नंबर 8, 9, 10, 11 और ये टोटल 10 खाली जगह होंगी। मेरे पास जो इस तरह से पैराग्राफ हैं बेटे, असल चीज इसमें यह है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होता है। यानी यू शुड बी एबल इनफ कि आप जब पैराग्राफ को पढ़ रहे हो तो आपका जहन आपको खुद बताए कि यार इसके अंदर ये लफ्ज आ जाना चाहिए, और फिर आप जब ऑप्शन में देखते हो तो आप अपने जहन को उससे टैली करते हो कि हाँ मैंने यही सोचा था और ये ऑप्शन इसमें हो सकती है। तो इस तरह से मैं आपको कुछ लफ्ज एंड पे पैराग्राफ में दे दूंगा, और उस पैराग्राफ में आपने उसको पढ़ते पढ़ते खाली जगह को उन लफ्जों से आपने फिट करना होगा, फिल करना होगा। तो ये देखें जी, इस तरह से ये पैराग्राफ आपके पास आया हुआ है कि सिक्कों की ऐजाद से पहले लोग आपस में सिप्पियों और धात के टुकड़ों को पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। वो अपनी बनाई हुई अशिया को दूसरों की बनाई हुई चीजों से डैश भी लेते थे। तो अब ये देखें, ये नीचे कुछ लफ्ज हैं, पेपर के अंदर 4 ऑप्शंस गिवन होंगी। यहाँ पे मैंने उस तरह से 4 ऑप्शन इस वक्त फिलहाल नहीं बनाई, आपके पास डायरेक्ट इस तरह से कुछ लफ्ज दे दिए, आपने उन लफ्जों के अंदर से फिलहाल फिट करना है। लेकिन पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, आपने राइट ऑप्शन को इस तरह टिक करके फिर आगे बढ़ जाना है, और फिर आपने दूसरी ब्लैंक स्पेस में भी इस तरह से नीचे फिर उसके लिए भी 4 ऑप्शन होंगे, आपने राइट वन को टिक करना है। सो अपने माइंड को साथ साथ क्लियर करते जाएं। अच्छा, दूसरों की बनाई हुई चीजों से डैश भी लेते थे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो आपके पास लफ्ज हैं उनमें से ये बदल लफ्ज जो है वो यहाँ पे फिट होना चाहिए कि दूसरों की बनाई हुई चीजों से बदल भी लेते थे। पास का तो एक्सचेंज कर लेते थे ना, कि भाई मुझे इसकी जरूरत है एंड तुम मेरी वाली चीज ले लो, मैं तुम्हारी वाली चीज लेता हूं। तो ये बहुत पहले इस तरह होता था। आप बिजनेस स्टडीज के जो मतलब बिजनेस ग्रुप के बच्चे हैं वो इस लफ्ज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक आपका टॉपिक है बार्टर सिस्टम, उसके अंदर ये चीज होती थी कि पुराने जमाने में गोल्ड दे के तो ऊंट ले लिया, या ऊंट दे के दूसरे से कपड़े ले लिए। तो मतलब इस तरह से, क्योंकि उस नोट जो थे वो करेंसी नोट्स जो थे वो ऐजाद नहीं हुए थे, ये उस जमाने की बातें हो रही हैं। इस तरीकेकार को लेन देन कहा जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक धात का बना हुआ पहला सिक्का सन 650 कबल मसीह में बनाया गया। सिक्कों से चीजों की खरीदारी डैश हो गई थी। तो यहां पे ये जो लफ्ज आसान है, ये लफ्ज यहां पे फिट आएगा, क्योंकि जब ये जो सिक्के जो ऐजाद हुए थे ना, ये उस जमाने में एकदम वो बड़ा मॉडर्न बन गया था। क्योंकि उससे पहले सिक्के नहीं थे, तो उससे पहले बहुत मुश्किल होता था। तो जब सिक्के ऐजाद हो गए तो एक बड़ा मॉडर्न हो गया था, वो सिक्के आ गए। तो जिसके पास सिक्के होते थे उसको बड़ा मॉडर्न पर्सन कंसिडर किया जाता था। उस भाई वाह, तुम्हारे पास सिक्के हैं, लाओ तुम सिक्के के बदले हमसे कोई चीज ले लो। तो सिक्कों से चीजों की खरीदारी डैश हो गई थी, आसान हो गई थी, इसलिए कि हर सिक्के की उसके वजन के मुताबिक एक मखसूस कीमत हुआ करती थी। उस जमाने के लोगों ने ना एक कीमत फिट कर ली थी कि जी इतना वजन होगा तो इतनी कीमत, इतना वजन होगा तो इतनी कीमत। तो जिसके पास जितने वजन का सिक्का होता था उसके मुताबिक उसको उस कीमत के लिहाज से कोई चीज दी जाती थी। ये इसलिए कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि सिक्के की कीमत अदा करने की जमानत कौन देता है। ये अमल आजकल भी कई मुल्कों में अब तक जारी है। सारी दुनिया में दफन किए गए खजानों का वक्तन फवक्तन इंकशाफ होता रहता है। वक्तन फवक्तन कहते हैं बेटे टाइम टू टाइम। ये इसलिए मैं आपको साथ साथ इसको इंग्लिश में भी बता रहा हूं ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा वोकैबुलरी किसी बच्चे की होगी और जितने अच्छे जखीरा अल्फाज का उसके पास ट्रेयर होगा उसके माइंड के अंदर, वो उतना ही कंफर्टेबल होगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए।
तो वक्तन फवक्तन लफ्ज अपने ज़हन में बिठा लें, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम, इंकशाफ कहती हैं डिस्कवर करना, होता रहता है। बैंकों की इजाद से पहले सिक्कों को छुपा कर रखना उस जमाने में दौलत डैश करने की वाहिद शक्ल होती थी, क्योंकि उस जमाने में बैंक अभी इजाद नहीं हुए थे। तो जिसके पास फिर ढेर सारा पैसा होता था, कोई सोना होता था, कोई सिक्के होते थे, कोई कीमती चीज होती थी, तो वो फिर बैंक तो होते नहीं थे, तो फिर वो क्या करते होंगे। तो जरा ध्यान से देखें, बैंकों की इजाजत से पहले सिक्कों को छुपा कर रखना उस जमाने में दौलत डैश करने की वाहिद शक्ल वो होती थी। तो ये देखें जमा, ये लफ्ज यहां पे फिट हो जाएगा। ये देखें आपका जहन आपको खुद बता रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज को समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी कॉमन सेंस आपको बताना शुरू करती है कि इसमें ये लफ्ज आना चाहिए। खतरात के जमाने में सिक्कों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। गाड़ कहते हैं उनको, जमीन खोद के ना दफन कर देते थे। ये इस लफ्ज का ट्रांसलेशन है। तो खतरात के जमाने में सिक्कों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। कभी कभी वो या तो गुम हो जाते या उसे भूल जाया करते थे। समंदरी लुटेरों पायरेट्स होते हैं, जो जमीन के जो छीनने वाले लोग होते हैं उनको तो डिकॉइट्स कहते हैं, डाकू। लेकिन जो समंदर में इस तरह का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि समंदर में भी तो शिप्स फिर रहे हैं ना बहुत कीमती चीजें लेके, तो वहां पे पायरेट्स होते हैं। आपने शायद इस तरह की मूवीज देखी होंगी, और उसको उर्दू में कहते हैं समंदरी लुटेरे। समंदरी लुटेरों ने अपने लूटे हुए डैश दफन कर दिए थे। तो इसमें से देखें, ये जो लफ्ज है खजाने, तो समुद्री लुटेरों ने अपने लूटे हुए खजाने दफन कर दिए थे। कई नॉवल और किताबें इस मौजू पर लिखी जा चुकी हैं। दफन किए हुए सिक्कों की बहुत कीमत होती है, और ये आसारे कदीमा होने की वजह से, आसारे कदीमा कहती हैं हिस्टोरिकल, और जितनी कोई पुरानी चीज होती है आपको पता है वो एंटीक कहलाती है, और एंटीक चीजें बहुत महंगी होती हैं। ये आसारे कदीमा होने की वजह से डैश के लिए भी, तो डैश में आ जाएगा माहिरीन, और ये आसारे कदीमा होने की वजह से माहिरीन के लिए भी बड़ी दिलचस्पी का बायस होते हैं। किसी सिक्के पर दिए हुए डिजाइन से वो किसी पुरानी जगह या किसी जहाज की तबाही की तारीख का पता लगा सकते हैं। और दूर दराज कहते हैं फार फ्लंग, यानी ऐसे एरियाज जहां पे एक्सेस बहुत मुश्किल होती है। सिक्कों से पुराने जमाने के तिजारती रास्तों का भी पता चलता है। सो बेटे, ये एक पैराग्राफ था। जितने ज्यादा पैराग्राफ्स को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। उर्दू सिलेबस बी पेपर 2 के अंदर बेटा जो सवाल नंबर 3 होगा वो डायरेक्टेड राइटिंग उसको कहलाते हैं। उसको मतलब ये ऐसे राइटिंग भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी फिलहाल हम ऐसे राइटिंग करेंगे। अभी एक दो चीजें अभी इसमें और भी शामिल होंगी, लेकिन अभी पहले आप ऐसे राइटिंग को ग्रिप करेंगे। अच्छा, अब इसका अगला चीज मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल नंबर 3 जो है ये आपका 20 नंबर का सवाल होगा, 20 मार्क्स का। और इस सवाल की वर्ड लिमिट उसने दी होती है। दिस इज द चेंज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 के लिहाज से, कि क्वेश्चन नंबर 4 में, 1 में, 2 में कोई वर्ड लिमिट नहीं होती। लेकिन इसके अंदर वर्ड लिमिट है, यानी आपको 200 वर्ड्स की वो वर्ड लिमिट लगा देगा, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर एसे और दिस क्वेश्चन विद इन 200। इफ यू एक्सीड 200 नंबर्स विल बी डिडक्टेड। यानी ये चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है कि 200 लफ्जों की लिमिट, और इसमें अब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा बेटे, आपने कभी उर्दू लिखते हुए ना किसी एक नॉर्मल वे में आप उर्दू की एक लाइन को लिखिएगा और अपनी लाइन के अंदर ना नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट कीजिएगा। जो एक नॉर्मल बच्चा आमतौर पे, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पे एक लाइन के अंदर बच्चा तकरीबन 8-10 लफ्ज लिखता है, जो एक नॉर्मल बच्चा है। हाँ, जो थोड़ा सा जिनका एबनॉर्मल इन अ सेंस के जो लिखने में बहुत बड़े बड़े करके इस तरह लफ्ज लिख देते हैं, वो सिर्फ 3-4 लफ्जों में लाइन खत्म हो जाती है। कुछ बच्चे अगेन एक्सेप्शनल होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे लिखते हैं, तो वो कोई 15-16 लफ्ज भी आ जाते हैं लाइन में। तो हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल बच्चे की बात कर रहे हैं। एक जो नॉर्मल बच्चा, जो मैक्सिमम आपने भी अपने स्टूडेंट्स को देखे, तो वो 8 से 10 लफ्ज लिखता है। अच्छा, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि 8 से 10 लफ्जों का मतलब है कि 200 लफ्ज की जो लिमिट है, उसका मतलब है आपने कोई 17 से 20 लाइनें लिखनी है बस।
17 से 20 लाइनें जो हैं, आप कभी अपन अपना पेज देखना जो एग्जाम्स में आता है, या अपनी कॉपी देखिएगा जो फुल साइज कॉपी होती है, वो हाफ पेज बनता है, बस इतना सा पेज होता है। यानी आपने कोई 17 से 20 लाइनों के अंदर बस इतना सा मजमून लिखना है, आपने कोई एक दो सफ़ों का मजमून नहीं लिखना वहां पे। अच्छा, अब इसमें फर्दर चीज ये है जो ज़हन में रखने वाली है कि वो आपको जो भी टॉपिक देगा जिसके ऊपर आपने लिखना है, उसमें एक या दो पॉइंट्स वो आपको खुद से देगा, और साथ ही साथ वो आपको अलाउ करेगा कि आपको अगर इस टॉपिक के ऊपर आपके अपने जहन में कोई और नुक्ता भी आ रहा है तो आप अपने मजमून में उस नुक्ते को शामिल कर सकते हैं और मजमून लिख दें। लेकिन वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है। ये सारी चीजों को आप अपने पल्ले बांधते जाएं, क्योंकि अब हम इसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू करने लगे हैं। तो हम एक जो है मजमून की तैयारी करने लगे हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये भी याद रखिएगा कि यू हैव टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वर्ड्स। यानी अब जो आपके पास 200 लफ्जों का मजमून है, उसमें 3 या 4 नुक्ते लाजमी आपके पास होने चाहिए, यानी 3 to 4 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हर पॉइंट के ऊपर फिर आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं करना कि किसी एक नुक्ते को लेके उसके ऊपर ही आप 150 लफ्ज लिख दें और बाकियों के ऊपर 10-10 लफ्ज लिख दें। ये तो देखे ना, सोचने में गलत लग रहा है कि एक नुक्ते के ऊपर आपने 150 लफ्ज लिख दिया और बाकियों के ऊपर 10-10 लफ्ज। ये तो एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 3 नुक्ते आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है तकरीबन 65 वर्ड्स। अगर 4 नुक्ते ले रहे हैं तो 50 वर्ड्स। तो इस तरह से ये 200 लफ्ज पूरे होंगे। तो यानी यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये क्वेश्चन हैंडल करना इजी नहीं है। तो इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और जितनी ज्यादा आपका मुताला होगा उतना ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखें जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक हमारे पास है आतिशज़दगी का वाकया। आतिशज़दगी कहते हैं बेटे आग लगना। तो आप क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी पुअर होती है एज फार एज उर्दू सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो आपने यहाँ पे, मैं आपको ट्रांसलेट करता जाऊंगा, आपने इस वोकैबुलरी को किसी कॉपी में लिखते रहा करें या ध्यान से अपने ज़हन में बिठाते रहा करें, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा आपका ग्रेड आ जाएगा। तो आतिशज़दगी का वाकया, और ये पॉइंट्स हैं जी उसमें। ये देखें, अब ये पेपर के लिहाज से आपका मैं वोकैबुलरी और पॉइंट और नॉलेज आपका बढ़ाने लगा हूं। पहला पॉइंट है आतिशज़दगी का मंजर। जैसे आपने कोई मंजर देखा है कहीं पे, तो अब आपने उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये देखें जी, उसके ऊपर हम कोई लफ्ज लिखने लगे हैं। रात का आखिरी पहर था। आखिरी पहर कहती हैं लास्ट टाइम ऑफ द नाइट, जो बिल्कुल अजान जब हो रही होती है फजर की या तहज्जुद की, वो जो टाइम होता है वो आखिरी पहर होता है। तो रात का आखिरी पहर था, मैं गहरी नींद में था कि यकायक कहती हैं एट वंस, कि यकायक आग के शोर से हड़बड़ाकर कहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अचानक डर जाते हैं तो आप यूं करके उठते हैं एकदम, तो इसको कहते हैं हड़बड़ाकर, क्योंकि एकदम बाहर शोर मच गया ना, और वो बंदा तो बहुत साउंड स्लीप में सोया हुआ था, तो वो एकदम यूं करके उठा, तो इसको कहते हैं हड़बड़ाकर। कि यकायक आग के शोर से हड़बड़ाकर उठ बैठा, मैंने खिड़की से बाहर झांका। लोग बदहवासी के आलम में, बदहवासी कहते हैं कंफ्यूजन के आलम में, इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी उसी जानिब लपका। ये देखें एक और बहुत अच्छा, यानी ये आपने अगर आप मेरे नोट्स देखें तो इसमें मैंने मैक्सिमम अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया है आपका नॉलेज, आपका वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, आपका जहन के अंदर पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। तो इनको आपने ग्रिप करना है, ये अपने नोट्स बनाते जाया करें। और उसी जानिब लपका जिधर लोग जा रहे थे। तो ये देखें जी, ये पहला पॉइंट कवर हो गया। आतिशज़दगी का वाकया अगर आप नोट करें तो मैंने 2.5 लाइन्स में इसको फिनिश कर दिया है। और ये देखें इस तरीके से तकरीबन 50-60 लफ्ज मैंने इसके ऊपर लिख दिए। दूसरा पॉइंट है कर्बनाक मनाजिर। कर्बनाक मनाजिर कहती हैं लाइक वेरी सॉरोफुल सीन्स, क्योंकि आतिशज़दगी का वाकया हो रहा है ना, तो वहां पे कोई आग लगी होगी, वहां पे कोई लोग अंदर फंसे होंगे, कोई सामान चल रहा होगा, तो उसको कहा गया कर्बनाक मनाजिर। तो अब आपने इस चीज को जो है कुछ लिखना है इसके ऊपर। तो ये देखें जी, मैंने देखा कि मोहल्ले में एक सह मंजिला मकान, ये देखें अच्छा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सह मंजिला कहती है ट्रिपल स्टोरी, जिसके 3 मंजिलें होती हैं। एक सह मंजिला मकान हौलनाक शोलों में, हौलनाक कहती है टेरिबल फ्लेम्स, ये लाइक जिसमें बहुत ज्यादा आग लग जाती है। तो हौलनाक शोलों में घिरा हुआ था। अहले खाना इस तरह वो परेशानी के आलम में,
इस्तराब और परेशानी, लाज़मी बात है बेटा कि जिस घर में इस लेवल की आग लगी होगी उसके लोग तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो उसके लिए लफ्ज है कि आलम में मदद के लिए पुकार रहे थे। शोरगुल सुनकर, शोरगुल कहती है शोर हो जाना, सुनकर वहां आन की आन में, ये बेटे एक इडियम है, एक मुहावरा है। आन की आन में कहती है बहुत जल्दी से, क्योंकि शोर मचा हुआ था तो लोग भाग के आ रहे थे। तो शोरगुल सुनकर वहां आन की आन में खासी भीड़ लग गई। भीड़ कहती है मजमा, एक क्राउड इकट्ठा हो जाना। तो ये देखें, ये मनाजिर आप पेश कर रहे हैं ना कि आपने क्या देखा वहां पे जाके। वो खासी भीड़ लग गई। चंद बाहिम्मत नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत घड़े और बाल्टियां उठाई और पानी ला लाकर जलते हुए मकान पर डालने लगे। हर तरफ एक क्यामत बरपा थी। ये भी एक मुहावरा बेटे। क्यामत बरपा होने को कहते हैं बहुत ज्यादा पेनफुल सीन्स। हर तरफ एक क्यामत बरपा थी। इसके साथ साथ बच्चों और औरतों की चीखों पुकार ने सारे माहौल को इंतहाई कर्बनाक बना रखा था। क्योंकि वो सीन जरा इमेजिन करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली बच्चे और औरतें चीखेंगी वहां पे। हर गुजरते लम्हे के साथ आग के शोले बुलंद होते जा रहे थे। मकान का बेशतर हिस्सा जलकर खाकस्तर हो चुका था। खाकस्तर कहती हैं डस्ट बन चुका था, लाइक वो गिर रहा था मकान अब आग की वजह से। बेशतर यानी मैक्सिमम पार्ट। आखिर एक बंदा खुदा को होश आया और उसने फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फोन किया। ओके, ये तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? ये तीसरा पॉइंट तो नहीं शुरू हो गया होगा? यस, बचाव की कोशिशें। असल में ये अब इस पॉइंट के ऊपर लिखना शुरू हो रहे हैं हम साथ ही साथ, क्योंकि 200 वर्ड्स की लिमिट भी है ना, उस लिमिट का भी आपने ख्याल रखना है। ओके, फायर ब्रिगेड के ऑफिस में फोन किया तो 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के घंटे की आवाज आई। उसका सायरन होता है ना, को लाइक दूर से उसका सायरन सुनाई देना शुरू कर दिया। सबकी जान में जान आई। खाकी वर्दी और आहनी खोल पहने फायर ब्रिगेड का अमला गाड़ी से उतरा और चाबकदस्ती कहती हैं एफिशिएंटली से गाड़ी में लगी पानी की टैंकियों से बड़े बड़े पाइपों के जरिए आग पर पानी डालना शुरू किया। उनकी फुर्ती, हिम्मत और जवामर्दी काबिल-ए-दीद थी। काबिल-ए-दीद कहती हैं देखने के काबिल। वो बहुत बहादुरी के साथ, क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी, तो वो उसके अंदर घुस गया और पानी के बड़े बड़े पाइपों से आग को बुझाने की शुरू कर दिया। अगरचे उनके कुछ आदमी जख्मी भी हुए मगर वो डटे रहे। डटे रहे कहा यानी वो डरे नहीं। कुछ आदमी जख्मी हुए, जख्मियों को पीछे भेज दिया, और लेकिन बाकी आदमी खड़े उस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे और आग बुझाकर ही दम लिया। आतिशज़दगी के बाद सारा मकान स्याह मलबे के एक ढेर में तब्दील हो गया। माली नुकसान तो बहुत हुआ था मगर खुदा का शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। सो बेटे, ये एक मजमून था। तो इस तरह से आप जितने ज्यादा मजमून पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप इसको लिखेंगे, उतना ही ज्यादा यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर। उर्दू सिलेबस बी में सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है। पैराग्राफ इज गिवन, एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू, और आपसे कहा जाता है कि उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर 15। इस सवाल के नंबर 15 होते हैं। और इस चीज़ में जो ट्रांसलेशन के अंदर जो चीज़ रिक्वायर होती है आप बच्चों से, वो ये कि एक तो आपके जो सेंटेंस का यानी उर्दू की जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसमें रब्त हो यानी कॉन्टिन्यूस फ्लो हो। एंड नंबर 2, आपने बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, खसूसन मुहावराती उर्दू का इस्तेमाल करना है। तो आए एक पैराग्राफ को इस वक्त हम ट्रांसलेट करने लगे। स्नेक्स आर स्ट्रेंज एनिमल्स ऑन आवर प्लेनेट अर्थ। सांप हमारे सियारे जमीन पर अजीबो गरीब। ये देखें, ये एक अच्छा लफ्ज स्पीच में हमने इस्तेमाल कर दिया। अजीबो गरीब जानवर हैं और सियारे पर, जो कि प्लेनेट की उर्दू है। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स एंड दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लिजर्ड्स। सांप रेंगने वाले जानवर हैं। रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवर। एंड दे बिलोंग टू दी लिजर्ड्स, और उनका ताल्लुक छिपकलियों के खानदान से है।
They do not have legs and yet they can move fast along the ground and swim in water. उनकी टांगे नहीं होती और फिर भी वो जमीन के साथ साथ तेजी से चल सकते हैं और पानी में तैर सकते हैं. Long ago they had limbs to help them slither along. बहुत पहले, long ago, बहुत पहले उनके पास एज़ा थे जो उनके साथ फिसलने में मदद करते थे, जो उनको फिसलने में slither, जो उनको फिसलने में मदद करते थे. They have muscles in their long body which help them move in different directions. उनके लंबे जिस्म में पट्टे होते हैं, मसल्स कहते हैं पट्टों को, जो उन्हें मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करने में मदद देते हैं. डायरेक्शंस की जो उर्दू है वो सिमत होती है और जमा सिमतों होता है, जो उनको मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करने में मदद देते हैं. Their skin is hard and glossy to reduce friction as they crawl along the ground. उनकी जिल्द सख्त और चमकदार होती है, ग्लॉसी, चमकदार, ताकि वो जमीन के साथ रेंगते हुए रगड़ को कम कर सकें. फ्रिक्शन, रगड़. There are countless species of snakes found in different sizes and colors. सांपों की बेशुमार इकसाम हैं जो मुख्तलिफ साइज और रंगों में पाई जाती हैं. Their skin has colorful patterns on it which helps them hide from animals. Their skin has colorful patterns. इसमें patterns को आपने अच्छी सी उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा. ओके. उनकी जिल्द पर रंगीन नमूने होते हैं, कलरफुल पैटर्न्स, रंगीन नमूने होते हैं जो उन्हें दुश्मनों से छुपाने में मदद देते हैं. Snakes often live in deserted places on the ground. So इसमें deserted places जो है इसको आपने अच्छी सी उर्दू में करना होगा. सांप अक्सर जमीन पर वीरान जगहों पर, डेजर्टेड प्लेसेस, वीरान जगहों पर रहते हैं. Some live in trees and some live in water. कुछ दरख्तों में रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं. A snake's diet usually consists of small insects and animals such as frogs, mice and lizards or even other snakes. सांप की खुराक आमतौर पर छोटे कीड़े मकोड़ों और जानवरों पर मुश्तमिल होती है. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों, जैसे मेंढक, चूहे और छिपकली, और यहां तक के दूसरे सांप. Some snakes catch birds or eat their eggs and chicks. कुछ सांप परिंदों को पकड़ लेते हैं या उनके अंडे और चूजे खाते हैं. Long snakes like anacondas can eat small crocodiles or even a wild boar. एनाकोंडा जैसे लंबे सांप छोटे मगरमच्छ या जंगली सूअर को भी खा सकते हैं. Snakes are generally perceived as being dangerous animals, yet very few of them are poisonous. सांपों को आमतौर पर खतरनाक जानवर समझा जाता है, लेकिन उनमें से बहुत कम जहरीले होते हैं. Many species are harmless
एंड सम पीपल कीप देम एज पेट्स। बहुत सी अनवा बेज़रर हैं और कुछ लोग उन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं।